हेलो बच्चों, जय हिंद, जय राजधानी। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कवरिंग एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम ख़त्म कर लिया था, है ना। और अब इस एपिथेलियल टिश्यू में एक और पोर्शन रह गया है, दैट इज़ इंटरसेलुलर जंक्शंस। ठीक है, तो चलो ज़रा इसे ठीक से समझें। ठीक है, ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है बच्चों, ठीक है, ओके। तो एपिथेलियल टिश्यू में आपको पता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, इस तरह से। और मैंने बताया था कि ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है, इनके बीच जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है बहुत ही कम होता है ना। यानी ये एपिथेलियल सेल्स एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं। तो इंटरसेलुलर स्पेस कम होने के वजह से उनमें भरा हुआ इंटरसेलुलर फ्लूइड भी बहुत कम अमाउंट में होता है ना, बहुत कम मात्रा में होता है। तो वो जो इंटरसेलुलर फ्लूइड है वो इन आसपास के कोशिकाओं को एक दूसरे से चिपका कर रखता है। अडेसिव फोर्स की वजह से उस इंटरसेलुलर फ्लूइड के हेल्प से एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं आपस में चिपके रहते हैं। इसके अलावा होता क्या है कि ये जो आसपास के सेल्स होते हैं इनके सेल मेम्ब्रेन्स, यानी आसपास वाले दोनों सेल के सेल मेम्ब्रेन कुछ इंटरसेलुलर जंक्शंस के थ्रू आपस में जुड़े रहते हैं, यानी मैकेनिकल एंड फंक्शनल लिंक बनाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे कि ये जो आसपास के एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनके सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे से इंटरसेलुलर जंक्शंस के थ्रू मैकेनिकल एंड फंक्शनल लिंकेज बनाते हैं। ठीक है, तो इस लिंकेज को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर जंक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब ये जो इंटरसेलुलर जंक्शंस हैं बच्चों, ये ध्यान रखोगे कि ये सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू में ही नहीं बल्कि सारे एनिमल टिश्यू में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि दो पास वाले सेल्स के जो सेल मेम्ब्रेन है जो एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक है ना, ये सेल मेम्ब्रेन्स हैं, ये दोनों सेल्स हैं। ठीक है, ये सेल नंबर ए है, ये सेल नंबर बी है ना, ये उनका न्यूक्लियस है और ये आसपास वाले सेल मेम्ब्रेन है। इंटरसेलुलर जंक्शंस बच्चों इन दोनों सेल मेम्ब्रेन्स के बीच में होता है। तो हमने इस दोनों सेल मेम्ब्रेन को, दोनों पास वाले सेल मेम्ब्रेन को एनलार्ज करके यहाँ दिखाया है। ठीक है, ये एनलार्ज व्यू है। तो आप देख सकते हो कि इन दो आसपास वाले सेल मेम्ब्रेन के बीच में कितने तरह के जंक्शंस प्रेजेंट है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन माइक्रोस्कोप में एनलार्ज करने पर ये काफ़ी क्लियर दिख रहा है ना। तो देखते हैं कि कौन कौन से जंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टाइट जंक्शन। ये जो टाइट जंक्शन है बच्चों, ठीक है, इसे जोनुला ऑक्लूडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? जोनुला ऑक्लूडेंस। तो होता क्या है कि ये जो दो आसपास के सेल मेम्ब्रेन हैं वो कई पॉइंट्स पर एक दूसरे से इंटीमेटली फ्यूज होकर, देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, है ना। तो जनरली टाइट जंक्शन जो है एपिथेलियल टिश्यू के एपिकल सरफेस यानी ऊपर वाले सरफेस के नज़दीक प्रेजेंट होते हैं और ये एक बैंड की तरह होते हैं, चारों तरफ एक बैंड की तरफ होते हैं। तो ये टाइट जंक्शंस जो है इसमें होता क्या है, कैसे बनता है ये? तो इसमें क्या होते हैं कि आसपास वाले सेल्स जो होते हैं एक दूसरे से कई जगह पर फ्यूज कर जाते हैं। तो ये जो फ्यूजन पॉइंट्स हैं इन्हें ही हम लोग टाइट जंक्शंस कहते हैं। क्लियर है?
अब इसका फ़ायदा क्या है? तो इसका पहला फ़ायदा तो हो गया ये कि सेल्स जो है एक दूसरे से बंध गए, एक मैकेनिकल लिंकेज हो गया, है ना। इसके अलावा ये जो टाइट जंक्शन होता है ये इंटरसेलुलर फ्लूइड को और उसमें प्रेजेंट सब्सटेंसेस को लीकेज से बचाता है, यानी ये इधर बाहर नहीं आ पाता। किसके वजह से? टाइट जंक्शन की वजह से। क्लियर है? टाइट जंक्शन की वजह से इंटरसेलुलर फ्लूइड का लीकेज बाहर नहीं हो पाता। क्लियर है बच्चों? ये टाइट जंक्शन एपिथेलियल टिश्यू में तो होते ही हैं, अब हमारे नर्वस सिस्टम में भी ये टाइट जंक्शंस मिलते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम लोग ब्लड ब्रेन बैरियर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ये बहुत ही सेलेक्टिव चीज़ों को ब्रेन सेल्स को जाने देते हैं, अनवांटेड चीज़ों को वहीं रोक लेते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये हम लोगों ने देख लिया टाइट जंक्शन। ओके, अब इसके बाद गैप जंक्शन। तो आप ये ध्यान रखोगे कि जो इंटरसेलुलर जंक्शंस होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन और अडहेरिंग जंक्शन। तो टाइट जंक्शन को हम बोलते हैं दृढ़ जंक्शन या दृढ़ संधि स्थल। ओके, अब ये जो गैप जंक्शन है इसको हम दरार संधि स्थल कहेंगे। ठीक है बच्चों? तो ये जो गैप जंक्शन ये है क्या? इसमें क्या होता है कि 2 सेल मेम्ब्रेन जो आसपास वाले होते हैं उनके बीच इस तरह का एक पैसेज बनता है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन का पैसेज है दोनों सेल मेम्ब्रेन के बीच में, ये आपस में चिपके रहते हैं। ठीक है, इसे ही गैप जंक्शन कहते हैं। और इस गैप जंक्शन के सेंटर पे, ठीक है, एक छोटा सा पोर होता है और इस पोर के थ्रू दोनों अगल बगल वाले सेल के बीच साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बन जाता है। ठीक है ना? तो ध्यान रखोगे कि ये गैप जंक्शन जो है ये दोनों आसपास के सेल के बीच में एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनाता है। इस गैप जंक्शन को नेक्सस या कनेक्शन भी कहते हैं। ध्यान रहेगा बच्चों, नेक्सस या कनेक्शन भी कहते हैं। अब इस गैप जंक्शन का फ़ायदा क्या है? तो इस गैप जंक्शन का फ़ायदा ये है बच्चों कि इस गैप जंक्शन के थ्रू दोनों आसपास वाले सेल्स, आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स, बट उसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से केमिकल कपलिंग भी होती है और इलेक्ट्रिकल कपलिंग भी होती है। ठीक है, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, साइक्लिक एएमपी, ठीक है, ये सब छोटे छोटे जो आयंस हैं और साथ ही साथ माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ये इस गैप जंक्शन से होकर एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो टाइट जंक्शन और गैप जंक्शन हम लोगों ने कर लिया। अब अडहेरिंग जंक्शन, अभिलग्न संधि स्थल। ठीक है, अडहेरिंग जंक्शन को अभिलग्न संधि स्थल या आसंजन संधि स्थल भी कहते हैं। ठीक है,
तो इसमें क्या है बच्चों कि ये जो अडहेरिंग जंक्शंस होते हैं इसमें क्या कि कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है सेल मेम्ब्रेन के बीच में। सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे से अलग रहते हैं, बट स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि जिसके वजह से दोनों सेल के बीच आसंजन यानी अडहेशन काफ़ी बढ़ जाता है और दोनों सेल एक दूसरे से चिपके रहते हैं। अब जैसे इस अडहेरिंग जंक्शन का एक एग्जाम्पल है ये डेस्मोसोम, ठीक है, डेस्मोसोम। तो ये जो डेस्मोसोम है, ठीक है, इसे हम लोग मैकुला अडहेरेंस भी कहते हैं, मैकुला अडहेरेंस। और ये जो गैप जंक्शन है इसे हम मैकुला ऑक्लूडेंस भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो डेस्मोसोम है इसमें क्या होता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन का जो साइटोप्लाज्मिक साइड है यानी अंदर वाला साइड है दोनों साइड, उस पे एक प्रोटीन की थिकनिंग होती है। ये प्रोटीन की थिकनिंग है यानी प्रोटीन जमा है वहाँ पे। किस साइड? सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाले साइड नहीं बल्कि साइटोप्लाज्म वाले साइड, अंदर के साइड, ठीक है। और इस थिकनिंग को प्लाक कहते हैं। क्या कहते हैं? इस थिकनिंग को प्लाक कहते हैं। और इस प्लाक से साइटोप्लाज्म में इस प्लाक से बहुत सारे टोनोफिब्रिल्स, ठीक है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। तो टोनोफिब्रिल्स जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं ये अराइज होते हैं, ठीक है, और साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। और बीच में यानी इंटरसेलुलर स्पेस के साइड ये देखो कुछ प्रोटीन्स के स्ट्रैंड्स होते हैं जो एक दूसरे से चिपके रहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लूइड भरा होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है एज ए होल ये क्या कहलाता है? ये डेस्मोसोम कहलाता है। क्लियर है? और इस डेस्मोसोम के वजह से इन दोनों आसपास वाले सेल मेम्ब्रेन के बीच अडहेशन जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। दोनों सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे से चिपके रहते हैं, ठीक है ना। एक और अडहेरिंग जंक्शन है जिसे हम लोग टर्मिनल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनल बार, ठीक है। तो इस टर्मिनल बार में जो आसपास के सेल मेम्ब्रेन्स हैं उनके साइटोप्लाज्मिक साइड पर प्रोटीन प्लाक यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है और उससे जो है कुछ फिलामेंट्स निकलते हैं, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है, और वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बीच में कोई प्रोटीन स्ट्रैंड्स प्रेजेंट नहीं होता है जैसा कि डेस्मोसोम में होता है, ठीक है बच्चों। तो दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनल बार। तो टर्मिनल बार एक बैंड के फॉर्म में होता है इसलिए इसको जोनुला अडहेरेंस भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हम लोग इंटरडिजिटेशन कहते हैं। तो ये जो इंटरडिजिटेशन है इसे अंतराली प्रवर्त कहते हैं। तो ये जनरली नीचे की तरफ होता है और इसमें क्या होता है कि जो अगल बगल वाले सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो वेवी होकर, तरंगित होकर एक दूसरे से चिपके रहते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज इंटरडिजिटेशन। ओके बच्चों, तो ये हम लोगों ने इंटरसेलुलर जंक्शंस देख लिया, ठीक है। तो अब चलो हम लोग एपिथेलियल टिश्यू हम लोगों ने फिनिश कर लिया। अब आगे नेक्स्ट टिश्यू पे चलते हैं, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। तो बच्चों ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं। ओके, ओके, इसे संयोजी ऊतक कहते हैं। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों, ध्यान रखोगे कि ये मोस्ट एबंडेंट टिश्यू है, यानी शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला टिश्यू है, पहली चीज़। दूसरी चीज़
कि ये मीजोडर्मल ऑरिजिन का होता है, ठीक है। ये मीजोडर्मल ऑरिजिन का होता है। मैंने पहले भी बताया था कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हाँ बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे थे कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसे संयोजी ऊतक कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो संयोजी ऊतक है बच्चों, ध्यान रखोगे कि ये हमारे बॉडी में पाए जाने वाला मोस्ट एबंडेंट टिश्यू है, मोस्ट एबंडेंट टिश्यू, यानी सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला टिश्यू है, ठीक है। और इसकी उत्पत्ति जो होती है यानी ऑरिजिन जो होती है वो मीजोडर्मल होती है। तो ये मीजोडर्मल हो गया, ओके। और एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के जिस भाग से इसकी ऑरिजिन होती है दैट इज कॉल्ड एज मेसेनकाइम, ठीक है। यानी मेसेनकाइम से ही सारे कनेक्टिव टिश्यू ऑरिजिनेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों ध्यान रखोगे कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, ये मैकेनिकली या फंक्शनली जो है मैकेनिकली लिंक करता है और फंक्शनली सपोर्ट करता है एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से, ठीक है। यानी टिश्यूज़ के बीच ये मैकेनिकल लिंकेज और एक तरह से फिजिकल सपोर्ट और अदर टाइप्स ऑफ सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज कनेक्टिव, इसीलिए इनका नाम रखा गया है क्या, कनेक्टिव टिश्यू। यानी कनेक्ट करने का काम करते हैं, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से किसी भी तरह से कनेक्ट करने का काम करते हैं। क्लियर है बच्चों, ओके। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारे बॉडी में इसके कई टाइप्स हैं, तो सबसे पहले हम उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसे हम लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड, लूज मीन्स व्हाट, ढीला, ढीला संयोजी ऊतक बोलते हैं। डेंस, सघन संयोजी ऊतक बोलते हैं। और स्पेशलाइज्ड यानी विशिष्ट संयोजी ऊतक बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है इसके एग्जाम्पल है एरियोलर, एडिपोज एंड रेटिकुलर। तो ये सारे कनेक्टिव टिश्यू सॉफ्ट नेचर के होते हैं। फिर ये जो डेंस है इसमें भी रेगुलर और एंड इरेगुलर, ये दो टाइप है, ठीक है, नियमित और अनियमित। फिर इन्हें भी फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, वाइट फाइबरस एंड येलो इलास्टिक, ठीक है। और ये जो स्पेशलाइज्ड है इन्हें आगे स्केलेटल यानी कंकाल ऊतक एंड वैस्कुलर यानी संवहनीय ऊतक में डिवाइड किया गया। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को आगे कार्टिलेज एंड बोन्स यानी उपास्थि और अस्थि में विभाजित किया गया है। और वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू को ब्लड एंड लिम्फ यानी रक्त और लसिका में डिवाइड किया गया, ठीक है बच्चों। तो ये सभी जो है किसके टाइप है, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप है। तो आप जरा गौर से देखो तो समझ में आएगा कि ये जो ब्लड है, लिम्फ है, ये कनेक्टिव टिश्यू है और कैसे नेचर का है, तो ये फ्लूइड नेचर का है। और वही कार्टिलेज और बोन्स जो होते हैं, खासकर बोन्स, ये बहुत ही हार्ड होता है ना। तो ये हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी है। और ये सब जो है सॉफ्ट नेचर के होते हैं, एरियोलर, एडिपोज और रेटिकुलर। तो कनेक्टिव टिश्यू के फिजिकल नेचर में कितना डिफरेंस है, कहाँ एक फ्लूइड नेचर का है, कहाँ कोई सॉफ्ट नेचर का है, कहाँ यहाँ पे कोई सॉलिड नेचर का है, लेकिन सभी कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि इनका जो
इन सभी टिश्यूज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है। दैट्स वाई हम इन सबको कनेक्टिव टिश्यू में ही रखते हैं, ठीक है ना। यानी सभी कनेक्टिव टिश्यू ही है, क्योंकि फिजिकल नेचर में डिफरेंस होने के बावजूद भी सभी को कनेक्टिव टिश्यू में रखते हैं, क्योंकि इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है। तो क्यों ना सबसे पहले हम कनेक्टिव टिश्यू के बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़े। तो बेसिक स्ट्रक्चर अगर हमें पहले समझ में आ जाएगा तो फिर इन्हें समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलो हम लोग सबसे पहले जो है कनेक्टिव टिश्यू के बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो बच्चों कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, यानी ये 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं। मैट्रिक्स, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। बात समझ में आ गई। कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, मैट्रिक्स, सेल्स एंड फाइबर्स। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको अधात्री बोलते हैं, है ना। तो ये मैट्रिक्स है क्या, अब इसको समझते हैं। बच्चों ये जो मैट्रिक्स होता है ये बेसिक ग्राउंड सब्सटेंस है, यानी ये मूलभूत पदार्थ है। दिस इज मैट्रिक्स। ओके, ये मैट्रिक्स है। और इसी मैट्रिक्स यानी जो मूलभूत पदार्थ है, बेसिक ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है, इस ग्राउंड सब्सटेंस में ही कनेक्टिव टिश्यू सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ गई। यानी मैट्रिक्स एक मीडियम है जिसमें ये कनेक्टिव टिश्यू सेल और कनेक्टिव टिश्यू फाइबर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बच्चों। अब ये जो मैट्रिक्स है इसके नेचर पे ही तो क्लासिफिकेशन हो रहा था कि अगर मैट्रिक्स सॉफ्ट जेली नेचर का है तो उसे हम लूज कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे, थोड़ा ज़्यादा टाइट है, लेस लूज है, तो उसको हम डेंस बोलते हैं। और अगर सॉलिड नेचर का है तो इसलिए उसे हम फिर स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में रखते हैं, है ना। तो ये जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने अभी देखा ये मैट्रिक्स के फिजिकल नेचर के बेसिस पे ही तो था। अब चलो मैट्रिक्स समझ गए। तो मैट्रिक्स एक बेसिक ग्राउंड सब्सटेंस है, मूलभूत पदार्थ है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू सेल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। अब सवाल ये है कि इस मैट्रिक्स का केमिकल नेचर क्या होगा, ये मैट्रिक्स किस चीज़ के बने होंगे। तो ये जो मैट्रिक्स है बच्चों ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स है, एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ओके, तो ये जो मैट्रिक्स है ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है। अब इस म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स में जो मेन म्यूकोपॉलीसैकेराइड है जो मैट्रिक्स बनाते हैं वो है हाइल्यूरोनिक एसिड, दूसरा कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, और तीसरा केराटन सल्फेट। ओके, यानी ये जो मैट्रिक्स है वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना हुआ है। उसके बाद ये ध्यान रखोगे कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड में जो मेन म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स है वो है हाइल्यूरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एंड केराटन सल्फेट। क्लियर है बच्चों। ये जो मैट्रिक्स है ये आया कहाँ से, तो ध्यान रखोगे कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं, है ना, जो मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, यही सेल्स इस मैट्रिक्स को सिक्रीट करते हैं और उसी में प्रेजेंट भी रहते हैं, ठीक है ना। यानी मैट्रिक्स इज सिक्रीटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। अब मैट्रिक्स का फंक्शन क्या है, तो मैट्रिक्स जो है एक डिफ्यूजन मीडियम का काम करता है ना। अब कोई भी सब्सटेंस अगर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जाना है या बाहर आना है तो ये मैट्रिक्स से होकर ही जाएगा या आएगा, है ना। तो एक तरह से डिफ्यूजन मीडियम प्रोवाइड करता है। मैट्रिक्स जो है कनेक्टिव टिश्यू को क्या करता है, एक डिफ्यूजन मीडियम प्रोवाइड करता है। क्लियर है। तो मैट्रिक्स हम लोगों ने देख लिया कि मैट्रिक्स जो है बेसिक ग्राउंड सब्सटेंस है और उसी में कनेक्टिव टिश्यू सेल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है। ओके, अब चलो जरा हम कनेक्टिव टिश्यू सेल्स पे बात करेंगे, ठीक है।
तो ये जो बच्चों कनेक्टिव टिश्यू सेल्स हैं, तो इस मैट्रिक्स में कई तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उनका जो नंबर होता है वो कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स के अनुसार वैरी करते हैं। क्लियर है? यानी किसी कनेक्टिव टिश्यू में कोई कनेक्टिव टिश्यू सेल अधिक नंबर में होगा तो किसी में कम होगा, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स कौन कौन से हैं, जरा उसे हम लोग देख लें। तो मैट्रिक्स हम लोगों ने देख लिया। अब कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, तो इस कनेक्टिव टिश्यू सेल्स में जो सबसे पहला सेल है दैट इज कॉल्ड एज फाइब्रोब्लास्ट। क्या कहेंगे? फाइब्रोब्लास्ट। देखो ये मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स में कई तरह के सेल्स प्रेजेंट होंगे। ये जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं बच्चों, ध्यान रखोगे कि लार्ज इर्रेगुलर सेल्स होते हैं, यानी बड़े अनियमित आकार के सेल्स होते हैं। और इनका फंक्शन क्या है? तो इतना सारा जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स मेनली किसने सिक्रीट करा है? मैट्रिक्स को मेनली फाइब्रोब्लास्ट ने सिक्रीट करा है। और इस मैट्रिक्स में जो फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, उस फाइबर्स को भी कौन सिक्रीट करेगा? तो ये फाइब्रोब्लास्ट ही करेगा। तो ये जो फाइब्रोब्लास्ट है, इसका फंक्शन क्या है? मैट्रिक्स एंड फाइबर्स सिक्रीशन। ओके, मैट्रिक्स एंड फाइबर्स सिक्रीशन। अब जरा दूसरे सेल को देखते हैं, जैसे मैक्रोफेग्स, हिस्टियोसाइट और क्लास्मेटोसाइट। इन तीन नामों से जानते हैं, ठीक है ना। मैक्रोफेग्स, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं महाभक्षकाणु। ओके, महाभक्षकाणु कहते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है बच्चों, इस मैट्रिक्स में देखो कुछ अमीबॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, अमीबा के आकार के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन्हें ही हम लोग मैक्रोफेग्स, हिस्टियोसाइट्स या क्लास्मेटोसाइट्स कहते हैं। ओके, अब ये जो मैक्रोफेग्स है, इनका फंक्शन क्या है? ये आते कहाँ से? तो आगे आप लोग जब ब्लड पढ़ोगे तो वहाँ WBC के एक टाइप के बारे में पढ़ोगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनोसाइट्स कहते हैं, मोनोसाइट्स। तो ये जो मैक्रोफेग्स है, यही मोनोसाइट्स जो है रूपांतरित होकर, मॉडिफाई होकर क्या बनाते हैं? मैक्रोफेग्स बनाते हैं, ठीक है। यानी मैक्रोफेग्स जो है मोनोसाइट WBCs के रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन है। उसके बाद इनका फंक्शन क्या है? तो इनका फंक्शन है फैगोसिटोसिस। क्या है इनका फंक्शन? फैगोसिटोसिस, यानी भक्षण। ओके, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो मैक्रोफेग्स होते हैं, ये इस कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में प्रेजेंट, यानी कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में जो भी डेड सेल्स, जर्म्स, डेब्रीज यानी मृत कोशिकाएं, ठीक है, जीवाणु और जो भी गंदगी होती है उसको ये खा जाते हैं, सफाई कर जाते हैं, खाकर सफाई करते हैं। तो एक तरह से मॉपिंग अप यानी सफाई कर्मी का काम करते ही है ना। क्लियर है? तो इनके वजह से क्या होता है कि मैट्रिक्स जो है वो क्लीन बना रहता है। ध्यान रहेगा बच्चों कि मैक्रोफेग्स जो है मैट्रिक्स को क्लीन बना के रखता है। कैसे रखता है? तो डेड सेल, जर्म्स, डेब्रिज इनका फैगोसिटोसिस करके, इनको खाकर। क्लियर? ओके। मैक्रोफेग्स के फैगोसिटिक नेचर को, ठीक है, मैक्रोफेग भक्षण करता है, इस बात को सबसे पहली बार रिपोर्ट किसने करा है? तो ये एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मैकनीकॉफ। तो मैकनीकॉफ ने ही सबसे पहली बार बताया था कि ये जो मैक्रोफेग्स होते हैं वो भक्षणकारी कोशिकाएं होते हैं, फैगोसिटिक सेल्स होते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये नाम जो है नीट में कई बार पूछा भी गया है। ओके, अब चलो जरा देखते हैं थर्ड सेल, दैट इज मास्ट सेल। ओके, तो ये जो मास्ट सेल है, जिसको मास्टोसाइट्स भी कहते हैं, मास्ट कोशिका, मास्ट कोशिका। तो ये जो मास्ट कोशिका है बच्चों, ये ओवल अंडाकार सेल होते हैं,
ठीक है, इस तरह से। और इनका फंक्शन क्या है, तो ये 3 सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं। पहला हेपेरिन, दूसरा हिस्टामिन और तीसरा सेरोटोनिन। ठीक है, तो ध्यान रहेगा कि ये जो मास्ट सेल होते हैं ये 3 सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ठीक है, हेपेरिन के बारे में आप जानते होंगे कि हेपेरिन जो है एक क्या है, हेपेरिन जो है एक पॉलीसैकेराइड है, यानी कार्बोहाइड्रेट है। और ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये क्या होता है, ये जो हेपेरिन है ये एंटीकोगुलेंट का काम करता है, एंटी कोएगुलेंट यानी प्रतिस्कंदक का कार्य करता है। ठीक है, प्रतिस्कंदक क्या होता है बच्चों, तो ध्यान रखोगे जैसे ऐसा होता है कि जब कहीं पे कट लग जाती है तो ब्लड बाहर आने लगता है, यानी ब्लीडिंग होने लगती है। और वो ब्लड जो है कुछ देर के बाद क्या होता है कि जहाँ से निकल रहा था वहाँ पे क्लॉट कर जाता है और इसके वजह से ब्लीडिंग बंद हो जाती है, ब्लड का लॉस बंद हो जाता है। ठीक है, तो हेपेरिन जो है यानी ब्लड जैसे ही बॉडी से बाहर आता है कुछ देर के बाद क्लॉट कर जाता है। लेकिन जब तक बॉडी के अंदर रहता है ब्लड तब वो क्लॉट नहीं करता। क्या कारण है कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं करता जनरली, तो उसका कारण ये है कि हमारे ब्लड में ये मास्ट सेल और लिवर ये हेपेरिन जो है मिक्स करते रहते हैं। ठीक है ना, तो इस हेपेरिन के वजह से क्या होता है कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, यानी हेपेरिन जो है ब्लड को क्लॉट होने से, थक्का बनने से रोकता है। ठीक है, सेकंड हिस्टामिन। ये जो हिस्टामिन है बच्चों ये एक वैसोडायलेटर सब्सटेंस है। क्या है, वैसोडायलेटर यानी इसको कहते हैं वाहिनी फैलावक। ठीक है, तो ये जो हिस्टामिन है ये एक वाहिनी फैलावक यानी वैसोडायलेटर सब्सटेंस है। और इसका फंक्शन क्या है, तो जैसे हमारे बॉडी में जब इन्फ्लामेटरी यानी सोथजनक और एलर्जिक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, तो उस समय ये जो हिस्टामीन है ये हमारे ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देते हैं। और इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना, तो एलर्जिक और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के दौरान जो है हिस्टामीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है और वो एक वैसोडायलेटर सब्सटेंस है, ब्लड वेसल को चौड़ा करके ब्लड प्रेशर को डाउन करता है। ठीक है, अब जरा हम लोग बात करते हैं सेरोटोनिन के बारे में। ठीक है, तो ये जो सेरोटोनिन है बच्चों, तो ये इसका अपोजिट काम करने वाला है। ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर सब्सटेंस है यानी वाहिनी संकुचक पदार्थ है, वाहिनी संकुचक। ठीक है, ये एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर सब्सटेंस है यानी वाहिनी संकुचक पदार्थ है। सेरोटोनिन जो है ये ब्लड वेसल्स को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, संकुचित कर देता है ताकि ब्लड का लॉस ना हो, कम से कम हो। ठीक है ना, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है ना, वैसो डायलेशन की वजह से ब्लड प्रेशर कम होगा, लेकिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, ब्लड का लॉस रुक जाएगा। क्लियर, तो ये हेपेरिन, हिस्टामीन और सेरोटोनिन ये तीनों सब्सटेंस का सिक्रेशन कौन करता है, मास्ट सेल करता है। क्लियर है बच्चों। अब जो नेक्स्ट सेल है दैट इज प्लाज्मा सेल। ठीक है, प्लाज्मा सेल या प्लाज्मोसाइट्स बोलते हैं इसको। तो ये जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं बच्चों ये क्या है, ये बिल्कुल राउंडिस सेल होते हैं और इसका न्यूक्लियस भी राउंड होता है जिसमें इस तरह से क्रोमैटिन स्ट्रक्चर दिखता है पहिए के जैसा। ठीक है, इसका न्यूक्लियस थोड़ा पहिए के जैसा दिखता है, इसलिए इस प्लाज्मा सेल यानी प्लाज्मोसाइट्स को हम कार्ट व्हील
सेल्स, क्या कहेंगे, कार्ट व्हील सेल्स बोलते हैं, ठीक है, पहिया कोशिका बोलते हैं। अब बच्चों इसका फंक्शन क्या है, ये जो प्लाज्मा सेल है इसका क्या फंक्शन है? तो ये प्लाज्मा सेल ध्यान रखोगे बच्चों की एंटीबॉडीज सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं? एंटीबॉडीज। ओके, ये एंटीबॉडीज सिक्रीट करते हैं। एंटीजन का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, जैसे बाहर से कोई जर्म्स या कोई केमिकल, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस या कोई रसायन हमारे बॉडी के अंदर आता है, ठीक है, जो हार्मफुल हो हमारे बॉडी के लिए, तो उसको हम एंटीजन कहते हैं, ठीक है। तो बॉडी उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, एंड दैट प्रोटीन इज व्हाट, दैट प्रोटीन इज एंटीबॉडीज। ओके, तो ये एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन को ट्रैप कर लेता है और उस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे मैक्रोफेग्स इनगल्फ कर जाते हैं, खा के खत्म कर देते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके, तो एंटीबॉडी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एंटीबॉडी जो है वो हमारे बॉडी का क्या कर रहा है, डिफेंस कर रहा है, हमारे शरीर की रक्षा कर रहा है, हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचा रहा है। और ये जो प्लाज्मा सेल है वो एंटीबॉडी सिक्रीट करता है, तो इसलिए प्लाज्मा सेल हमारे बॉडी का एक डिफेंसिव सेल है, ठीक है ना, ये हमारे बॉडी की रक्षा में लगा हुआ है। क्लियर? तो हम लोगों ने मैक्रोफेग्स, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल इनको डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जो सेल्स हैं, एडिपोसाइट्स, ठीक है, या एडिपोज सेल्स या फैट सेल्स, इन्हें हम लोग वसा कोशिका कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो वसा कोशिका है बच्चों क्या है, देखो ये जो फिगर दिख रहा है ये फैट सेल का फिगर है ना। तो ये फैट सेल्स जो होते हैं एक सिंपल सेल की तरह होते हैं, इनमें न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, है ना। अब हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा फूड रह जाता है जिसे बॉडी को ग्रोथ, एनर्जी के लिए ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, तो उस एक्स्ट्रा फूड को ये एडिपोसाइट यानी फैट सेल्स जो है फैट में कन्वर्ट कर देते हैं और उस फैट को अपने साइटोप्लाज्म में फैट ग्लोब्यूल के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं ताकि इनका फ्यूचर में फिर से इस्तेमाल किया जा सके। बात समझ में आ गई? तो ये जो दिख रहा है ये फैट ग्लोब्यूल्स है, ठीक है। तो एडिपोसाइट यानी फैट सेल का काम क्या है कि एक्सेस फूड को फैट में कन्वर्ट करते हैं और फैट ग्लोब्यूल्स यानी वसा गोलकों के फॉर्म में उसे स्टोर करते हैं, ठीक है, ताकि स्टारवेशन के समय यानी जब फूड की अवेलेबिलिटी ना हो, खाने के लिए फूड ना मिले, तो उस स्टोर्ड फैट का बॉडी के न्यूट्रिशन और एनर्जी में उसका यूज किया जा सके। अब अगर फैट सेल्स के अंदर, ठीक है, बहुत सारे फैट ग्लोब्यूल्स हो यानी बहुत सारे वसा गोलक हो, तो ऐसे एडिपोसाइट यानी फैट सेल को मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट्स कहते हैं, यानी बहुपिंडकीय एडिपोसाइट्स कहते हैं, वसा कोशिका कहते हैं। और अगर सिर्फ एक फैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट हो तो उसे हम मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट कहेंगे, यानी एक पिंडकीय वसा गोलक कहेंगे। तो ज़्यादा फैट किस में होगा बच्चों? तो ज़्यादा फैट मल्टीलोक्यूलर में होगा क्योंकि उसमें बहुत सारे फैट ग्लोब्यूल्स हैं। ओके, तो फैट सेल का बस ये फंक्शन होता है कि एक्सेस फूड को वो फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करते हैं। चलो अब जरा रेटिकुलर सेल देखते हैं। ये रेटिकुलर सेल्स क्या है? तो ये जो रेटिकुलर सेल है बच्चों, ये इसे जालिकामय कोशिका कहते हैं, जालिकामय कोशिका, ठीक है। तो ये अनियमित आकार के सेल होते हैं और इनसे बहुत सारे प्रवर्ध निकलते हैं, देख रहे हो ये प्रवर्ध निकल रहे हैं, है ना, एक इसका न्यूक्लियस है ना। तो ये अनियमित आकार की कोशिकाएं होती हैं जिससे बहुत सारे प्रोजेक्शंस, प्रोसेसेस निकलते हैं यानी प्रवर्ध निकलते हैं। ओके, और ये सारे प्रवर्ध जो है आपस में जुड़कर, यानी कई रेटिकुलर सेल्स के जो प्रवर्ध होते हैं वो आपस में जुड़कर एक जाल के जैसा फॉर्मेशन करते हैं मैट्रिक्स में, जाल के जैसा बनाते हैं किसमें? मैट्रिक्स में। ओके, अब इनका फंक्शन क्या है? तो ये रेटिकुलर सेल भी फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं
यानी भक्षणकारी होते हैं, और ये भी जो है डेड सेल, जर्म्स, डेब्रीज, इन सब का भक्षण करते हैं, ठीक है। लिम्फॉइड टिश्यू आगे हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है और उसमें खूब सारे रेटिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो ये भी एक तरह का जो है डिफेंसिव सेल है, रक्षात्मक कोशिका है, ये भी हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। नाउ क्रोमैटोफोर्स, इसे हम लोग कहते हैं वर्णक कोशिका, वर्णक कोशिका। तो ये जो वर्णक कोशिका होते हैं बच्चों, ये भी अनियमित आकार के होते हैं, जिससे बहुत सारे प्रोसेसेस निकलते हैं। इनका नाम के जैसा ही काम है ना। तो इनका काम क्या है? ये पिगमेंट्स बनाते हैं, पिगमेंट्स बनाते हैं, यानी वर्णक बनाते हैं, और जिस टिश्यू में ये प्रेजेंट होते हैं उस टिश्यू को एक खास कलर प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? तो क्रोमैटोफोर्स का फंक्शन क्या है? पिगमेंट, कलर पिगमेंट बनाना और टिश्यू को कलर करना। अब ये जो क्रोमैटोफोर्स हैं बच्चों, ठीक है, ये जनरली लोअर वर्टिब्रेट में ये टर्म यूज किया जाता है। बर्ड्स एंड मैमल्स में, ठीक है, बर्ड्स एंड मैमल्स वाले ग्रुप में इन क्रोमैटोफोर्स को मेलानोसाइट्स कहते हैं। क्या कहेंगे? मेलानोसाइट्स। और वो मेलानोसाइट जो है वो क्या करता है? मेलानिन पिगमेंट, मेलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन करता है। अब हमारे स्किन में खूब सारा मेलानिन होता है ना, आपको पता है, जितना ज़्यादा मेलानिन होगा स्किन का कलर उतना ज़्यादा डार्क होगा। और ये इस मेलानिन का क्या फंक्शन है? तो आपको पता है कि ये जो मेलानिन होता है ये हमें सन लाइट में जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, यूवी रेज, उससे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। ओके, अब लास्ट जो सेल है दैट इज मेसेनकाइम सेल, ठीक है। तो ये जो मेसेनकाइम सेल है बच्चों, ये इर्रेगुलर सेल्स होते हैं, ओके, यानी अनियमित आकार के ये सेल होते हैं, और एक अनडिफरेंशिएटेड सेल के जैसा ये फंक्शन करते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, यानी कनेक्टिव टिश्यू के लिए ये एक अविभेदित कोशिका के जैसा काम करते हैं। अभी हमने जितने भी टाइप के सेल्स पढ़े है ना, तो ये मेसेनकाइम जो सेल है, ये ध्यान रखोगे कि ये किसी भी इनमें से किसी भी टाइप के सेल में डिफरेंशिएट हो सकता है। यानी मेसेनकाइम से फाइब्रोब्लास्ट भी बन सकता है, मैक्रोफेग्स भी बन सकता है, मास्ट सेल भी बन सकता है, प्लाज्मा सेल भी बन सकता है, क्रोमैटोफोर्स भी बन सकता है ना। यानी ये किसी भी प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू सेल्स में, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स में, ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स में विभेदित हो सकता है। क्लियर? तो ये बच्चों हम लोगों ने कर लिया व्हाट? कनेक्टिव टिश्यू सेल्स और मैट्रिक्स। अब इसका जो लास्ट कंपोनेंट है कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, जरा हम लोग उस पर बात करें। कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स यानी संयोजी उत्तक तंतुएं, ठीक है। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स होता है बच्चों, इस मैट्रिक्स में ध्यान रखोगे कि 3 तरह के फाइबर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में 3 तरह के फाइबर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, इसमें 3 तरह के फाइबर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। पहला जो फाइबर है दैट इज कॉल्ड एज व्हाइट कोलेजन फाइबर्स। तो ये जो व्हाइट कोलेजन फाइबर्स, ये बहुत ही फाइन, बहुत ही महीन अनब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं। ध्यान रहेगा, ये बहुत ही महीन अनब्रांच्ड, अशाखान्वित तंतुएं होते हैं, जो इस मैट्रिक्स में बंडल के फॉर्म में या सिंगली भी, यानी बंडल्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और सिंगल फॉर्म में भी ये बिखरे हो सकते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स में जो व्हाइट कोलेजन फाइबर है बच्चों, ठीक है, ये कोलेजन प्रोटीन का बना होता है, कोलेजन प्रोटीन का बना होता है, इसीलिए इनका नाम व्हाइट कोलेजन फाइबर्स, व्हाइटिश कलर के होते हैं और कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज व्हाइट कोलेजन फाइबर। आपको पता होना चाहिए कि ये जो कोलेजन प्रोटीन है ये एनिमल के बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। यानी हमारे बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स हैं,
ठीक है, उनमें 30% अकेले क्या है, कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, 30%। ओके, ये जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं बच्चों, ये फ्लेक्सिबल तो होते हैं, ठीक है, बट इलास्टिक नहीं होते, है ना, इन इलास्टिक होते हैं, अप्रत्यास्थ होते हैं। लचीले तो होते हैं लेकिन अप्रत्यास्थ होते हैं, और इनमें ना टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, यानी ये बहुत मजबूत होते हैं। तो इसका फंक्शन क्या हुआ, तो ये जिस टिश्यू में प्रेजेंट होंगे उस टिश्यू को क्या प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यानी ये वाइट कोलेजन फाइबर जिस कनेक्टिव टिश्यू में जितना ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो टिश्यू उतना ज़्यादा मजबूत होगा, ठीक है। तो इनका फंक्शन ये है क्या, कि टिश्यू को मजबूती देना, ठीक है ना। ओके, अब ये जो कोलेजन फाइबर है, इससे अगर हम खा लेते हैं तो क्या इसका डाइजेशन होगा या नहीं, प्रोटीन है तो डाइजेशन होगा, लेकिन ये भी ध्यान रखोगे कि सारे प्रोटीन का डाइजेशन हमारे बॉडी में नहीं होता, ठीक है। अब जैसे केराटीन प्रोटीन मैंने बताया था कि हमारे नाखून में, बाल में, स्किन में केराटीन प्रोटीन होते हैं, तो अगर हम केराटीन प्रोटीन को खाएं तो उसके लिए कोई डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे एलिमेंट्री कैनाल में सेक्रेट नहीं होते। लेकिन कोलेजन प्रोटीन का डाइजेशन होगा, तो किस एंजाइम से कोलेजन प्रोटीन का डाइजेशन होगा बता सकते हैं, तो ये होगा पेप्सिन एंजाइम से। बात समझ में आ गई, यानी पेप्सिन एंजाइम जो है कोलेजन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है। ओके, अगर कोलेजन प्रोटीन को वाटर में डालकर, पानी में डाल के उबाला जाए तो ये एक चिपचिपे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज जिलेटीन। जिलेटीन का नाम सुना होगा आपने। तो ये जो जिलेटीन है कोलेजन प्रोटीन को बॉयल करके ही बनाया जाता है, ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, एक सिंगल फाइबर जो होता है बहुत सारे मैक्रो फिब्रिल्स से मिलकर बना होता है, और एक मैक्रोफिब्रिल में बहुत सारे माइक्रोफिब्रिल्स भी होते हैं, ठीक है। यानी एक सिंगल कोलेजन फाइबर जो है बहुत सारे मैक्रोफिब्रिल्स से मिलकर बना होता है, और हर एक मैक्रोफिब्रिल बहुत सारे माइक्रोफिब्रिल से मिलकर बना होता है, और हर एक माइक्रोफिब्रिल में ध्यान रखोगे कि पेप्टाइड 3 पेप्टाइड चेन आपस में क्वाइल्ड होते हैं, ठीक है, सुपर क्वाइलिंग होती है उनकी, ट्रोपोकोलाजन बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रोपोकोलाजन को जो है ना कि 3 पेप्टाइड चेन्स जो होते हैं वो आपस में क्वाइल्ड होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि ये फाइबर जो है काफ़ी मजबूत होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे कि कोलेजन फाइबर जो होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है, आगे देखते हैं। येलो इलास्टिक फाइबर, पीला इलास्टिक तंतु है। तो ये जो पीला इलास्टिक तंतु हैं बच्चों, ठीक है ना, ये थिक होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं इस तरह से। क्लियर है, थिक एंड ब्रांच्ड होते हैं, कोई बंडल नहीं बनाते हैं, सिंगल ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये इलास्टीन प्रोटीन के बने होते हैं, इसीलिए इन्हें येलो इलास्टिक फाइबर कहा जाता है। किस चीज के बने होते हैं, इलास्टिन प्रोटीन के, ठीक है ना। तो ये इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज येलोइश। थोड़ा कलर भी होता है इनका, इस वजह से इन्हें हम येलो इलास्टिक फाइबर बोलते हैं। ये जो फाइबर्स हैं येलो फाइबर्स, ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं और इलास्टिक भी होते हैं, यानी लचीले भी होते हैं और प्रत्यास्थ भी होते हैं। यानी इन्हें खींचने पर ये रबर की तरह खिंच जाते हैं, छोड़ने पे ये वापस अपने पुराने पोजीशन में, पहले के पोजीशन में वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो इनका फंक्शन क्या हुआ, तो इनका फंक्शन कनेक्टिव टिश्यू को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना हुआ। यानी ये जो येलो इलास्टिक फाइबर है, ये जितने ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे कनेक्टिव टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा इलास्टिक होगा। ओके, और ये भी ध्यान रखोगे कि ये मोस्ट रेजिस्टेंट प्रोटीन है, मोस्ट रेजिस्टेंट प्रोटीन बोलने का मतलब क्या कि इस इलास्टीन प्रोटीन का डिकम्पोजिशन यानी अपघटन बहुत ही स्लो होता है,
ठीक है, बहुत ही धीमा इसमें इस प्रोटीन का अपघटन होता है। ठीक है, इस प्रोटीन का डाइजेशन जो है ट्रिप्सिन एंजाइम, किससे? ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा होता है। ठीक है, और इसको बॉयल करने पर ये जिलेटिन में कन्वर्ट नहीं होता है और इसमें मैक्रोफिब्रिल और माइक्रोफिब्रिल नहीं पाया जाता। क्लियर है बच्चों? अब ये जो लास्ट फाइबर है दैट इज रेटिकुलर फाइबर, इसको देखते हैं। तो ये जो रेटिकुलर फाइबर है बच्चों, ठीक है, ये बहुत ही फाइन, मतलब बहुत ही महीन फाइबर्स होते हैं, जैसे कोलेजन फाइबर होते हैं ना, उसी तरह से। तो ये बहुत ही महीन फाइबर्स होते हैं और काफी ज्यादा ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, इस तरह से। और कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में ये रेटिकुलर फाइबर्स जो होते हैं एक नेटवर्क का, एक जाल का फॉर्मेशन करते हैं। याद रहेगा कि ये बहुत ही महीन और ब्रांच्ड, काफ़ी ब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं और ये मैट्रिक्स में एक जाल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये रेटिकुलर फाइबर्स बच्चों ध्यान रखोगे कि रेटिकुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके? रेटिकुलिन प्रोटीन। ये जो रेटिकुलिन प्रोटीन है बच्चों, ठीक है, ये रेटिकुलिन प्रोटीन जो है कोलेजन प्रोटीन का ही जो है ना एक तरह से प्रिकर्सर है, या आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो रेटिकुलिन प्रोटीन है वो इमैच्योर फॉर्म ऑफ कोलेजन प्रोटीन है, कोलेजन प्रोटीन का ही अपरिपक्व रूप है। ठीक है ना? तो ये रेटिकुलर फाइबर्स ऐसे होते हैं और इनकी उपस्थिति के वजह से कनेक्टिव टिश्यू को एक तरह से मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। ठीक है ना? ये एक स्केलेटन के जैसा काम करते हैं, किसके लिए? कनेक्टिव टिश्यू के लिए। ठीक है, और ये ध्यान रखोगे कि सिल्वर कंटेनिंग जो स्टेन्स होते हैं, रंजक होते हैं, उनसे रंजित हो सकते हैं। ठीक है, तो अजायरोफिलिक ये फाइबर्स है। क्या है ये? अजायरोफिलिक फाइबर्स है, यानी इन्हें सिल्वर कंटेनिंग स्टेन से स्टेन किया जा सकता है। क्लियर है बच्चों? तो ये हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो मैट्रिक्स, सेल्स एंड फाइबर्स, ये तीनों जो है मिलके कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। अब शुरू में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था, तो मैंने बताया था कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसके 3 टाइप होते हैं, है ना? लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये तीनों कनेक्टिव टिश्यू में क्या डिफरेंस है, इनके कैसे नेचर होते हैं, ठीक है, और इसमें इनके फंक्शन क्या होते हैं, इनको अब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ढीला संयोजी उत्तक, ढीला संयोजी उत्तक। तो ये जो ढीला संयोजी उत्तक है बच्चों, नाम से ही पता है कि इसमें ना मैट्रिक्स जो होता है वो सेमी सॉलिड नेचर का होता है। ठीक है, सेमी सॉलिड नेचर का होता है और इसमें सेल्स एंड फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यू जो है मैट्रिक्स के सेमी सॉलिड नेचर यानी अर्ध दृढ़ नेचर के, अर्ध ठोस नेचर होने के वजह से ये सॉफ्ट होता है। इसलिए इस कनेक्टिव टिश्यू का क्या नाम रखा गया है? इस कनेक्टिव टिश्यू का नाम रखा गया है लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके 3 टाइप है, एरियोलर, एडिपोज एंड रेटिकुलर। तो इनके बारे में अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज इस क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय राजधानी। ठीक है, एग्रीकल्चर में है शानदार कैरियर, और एग्रीकल्चर मतलब राजधानी फाउंडा, पचकोड़िया, जयपुर, राजस्थान। एग्रीकल्चर में राजस्थान ही नहीं, नॉर्थ इंडिया का किंग कौन, फैसला आप करें। राजधानी फाउंडा ने इस साल दी है ICR में हिंदुस्तान की कैटेगरी की 8वीं रैंक और सामान्य वर्ग की 60वीं रैंक। राजस्थान जेड 2020 में टॉप 10 में से 8 विद्यार्थी, टॉप 50 में 22 विद्यार्थी राजधानी फाउंडा पचकोड़िया के। बिना जेड सीधे प्रवेश 2019 में राजस्थान की 63% सीटों पर राजधानी ने किया कब्जा।
जहां 90% बच्चे कर रहे हैं 12वीं के बाद तैयारी में 1-2 साल खराब, वहीं राजधानी में मचा रहे धूम। 12वीं के साथ ही जेट 2020 में 480 में से निशांत यादव ने प्राप्त किए 408 नंबर, यश शर्मा ने 394 नंबर। इस वर्ष इंस्पायर अवार्ड के रूप में मिलने वाली है 2,60,00,000 रुपए की स्कॉलरशिप। कक्षा 12 के परिणाम में 97% या अधिक एक विद्यार्थी, 95% या अधिक 3 विद्यार्थी, 94% या अधिक 7 विद्यार्थी, 93% या अधिक 11 विद्यार्थी, 90% या अधिक 40 विद्यार्थी और वो भी ओवरऑल। ऑप्शनल सब्जेक्ट में 100% लाने वाले 2 विद्यार्थी, 99% या ज्यादा लाने वाले 3 विद्यार्थी, 97% या अधिक लाने वाले 19 विद्यार्थी, 90% या अधिक लाने वाले 163 विद्यार्थी। 10वीं से 12वीं साइंस व एग्रीकल्चर में अजय कुमार मीणा ने की 39% की रिकॉर्ड वृद्धि, रिंकू यादव ने की 37% की वृद्धि, नरेश पाटीदार ने 36% की वृद्धि। प्रकृति की गोद में 10 बीघा में फैला विशाल कैंपस, आधुनिक सुख सुविधा से युक्त सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स। राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल व मोबाइल ऐप पर रोजाना ऑनलाइन क्लासेस भी। ICR, जेट, BHU, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 11-12 क्लास के ऑनलाइन कोर्सेज भी उपलब्ध 11वीं 12वीं के साथ और इसके बाद भी ICR, जेट, BHU की क्लासेज उपलब्ध। राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़े जयपुर में शामिल है राजधानी साइंस धारा फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट JEE, राजधानी फाउंडा फॉर प्रिपरेशन ऑफ ICR, जेट, BHU, राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर ऑल एकेडमिक क्लासेज, राजधानी गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल विद मॉडर्न फैसिलिटीज और रेजिडेंशियल ब्लॉक। साथ ही विजिट करें www.rajdanigroup.in। हेल्पलाइन नंबर 9314130130 कॉल